हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट से जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से आपको जोड़कर रखने का मेरा प्रयास है और आपके आगामी एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज कर आपको देना और उसका आंसर भी उस क्वेश्चन के मुताबिक सही तरीके से सटीक तरीके से एनालिसिस करके आपके पास पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, ताकि आप रिजल्ट के पीछे न रहें और आपका बेहतर रिजल्ट हो सके, आपका तैयारी बेहतर हो सके। इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने लिए खुद भी मेहनत कीजिए, इसका पूरा का पूरा रिवीजन करने का क्वेश्चन पूरा कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और उसका एनालिसिस भी सटीक तरीका का मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ लेना मत भूलिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहता है प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का। तो इसका पीडीएफ विदाउट सोल्यूशन किया हुआ और सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ आप ले लीजिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, या बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार पुलिस भर्ती के लिए, एसएससी एमटीएस अभी जो चल रहा है, सीएचएसएल के लिए भी और सीजीएल एग्जाम के लिए भी यह क्वेश्चन आपको लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स, 117 नंबर से प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अगर केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें बढ़ावा मिले और आपके लिए कंटेंट हम जोड़ने का पूरा प्रयास करें और बेहतरीन तरीका का कंटेंट हम आपके लिए जोड़े। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम आपको मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट के रूप में भी वहां क्वेश्चन देंगे। आगामी एग्जाम्स के लिए जो भी नजदीकी एग्जाम होगा उसके लिए क्वेश्चन 400, 500, 300 का कलेक्शन क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां जीके जीएस का, और खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा जो आपको निश्चित तौर पर वहां एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकता है। तो जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से और इसे बढ़ावा दीजिएगा फ्रेंड्स इस चैनल को, ताकि हम और अच्छे तरीके से, मेरा भी मनोबल बढ़े आपके उत्साह से ही, तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तो मेरा शुरुआत है और भी आपके लिए बेहतरीन तरीका का कलेक्शन लेके आऊं, इसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि खूब मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। चलिए 117 नंबर से प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, यह एक कविता है और इसके रचयिता का नाम पूछता है। तो इसके रचयिता जो है वो एस.टी. कोलरिज है, यानी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता एस.टी. कोलरिज हैं। इस पुस्तक की रचना 1798 ईस्वी में एस.टी. कोलरिज के द्वारा किया गया था। यह कविता जो है वह महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया गया है। इस कविता की पंक्ति है, हर जगह जल ही जल है, पानी के लिए कोई बूंद नहीं है। यानी जो भटक गया जहाज है और उसका नाविक जो है, उसके बारे में करुण गाथा है कि वह कहता है कि हर जगह जल ही जल है, लेकिन पीने योग्य पानी की अगर बात किया जाए तो एक भी बूंद नहीं है कहीं भी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल या तारामंडल? नक्षत्र मंडल को ही तारामंडल कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अर्सा मेजर और बिग बियर जो है, इसका संबंध है नक्षत्र मंडल से। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है और इस नक्षत्र मंडल का एक छोटा सा भाग सप्तर्षि, जिसे स्मॉल बियर कहा जाता है, 7 तारों का एक समूह है, यह अर्सा मेजर का ही भाग है, सप्तर्षि। क्लियर? अर्सा मेजर या ग्रेट बियर या ग्रेट बेयर, जिसका पूरा रूप होता है बड़ा भालू, इसे अमेरिका में, इसी अर्सा मेजर को अमेरिका में और कनाडा में बिग डिपर, हिंदी बड़ा चमचा भी कहा जाता है, जबकि चीन में इसे पेतेऊ के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल की बात करें, यानी सोलर सिस्टम की बात करें, तो सूर्य तथा इसके चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, तारा, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड तथा धूमकेतु को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहा जाता है। क्षुद्रग्रह की बात करें, एस्ट्रॉइड की बात करें, तो यह लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के शुरुआती गठन के पश्चात बचे हुए चट्टानी अवशेष वर्तमान समय ब्रह्मांड में मौजूद हैं और यह हमारे ब्रह्मांड में सौर मंडल के खास क्षेत्र मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड का सबसे पहला क्षुद्र ग्रह जो है वो सेरेस नाम का क्षुद्र ग्रह है और इस क्षुद्र ग्रह की खोज ग्यूसेप पियाजी के द्वारा 1819 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही कथन है? 2 कथन भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में दिया हुआ है, आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन पढ़ते हैं, आरंभिक नगरों का विकास। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर टाइम आपका थोड़ा सा लॉन्ग भी जाता है, फिर भी इसे पूरा सुनने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार किए हैं। देख लीजिए, आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में, अभी जो एग्जाम में ट्रेंड कर रहा क्वेश्चन है,
उसी के अनुसार हम आपको इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपको जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं। कथन और कारण से भी क्वेश्चन आपका पूछता है, वैसा भी क्वेश्चन हम देने का पूरा प्रयास करते हैं और ऐसे क्वेश्चन को देने का प्रयास करते हैं जो आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। क्लियर? कथन एक को सूची 2 से मिलान करना, इस तरीका का भी क्वेश्चन आता है, उस तरीका का भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है। कुछ नवीनतम क्वेश्चन जो है उस तरीका का क्वेश्चन भी डाला है, तो आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आप पूरा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं दिन भर इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद के लिए आप भी मेहनत कीजिए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। क्लियर? सिर्फ ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आपके सफलता में कोई कमी न रह जाए, आपकी तैयारी में कोई कमी न रह जाए, आप रिजल्ट के पीछे नहीं रह जाइए, इसके लिए हम आपके लिए क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन का कथन है भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। पहला कथन, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। बिल्कुल ही सही है। आरंभिक नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता था या हड़प्पा नगर था, वह सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के बीच तकरीबन 4700 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब है क्या? गंगा के किनारे जो नगर बसा था सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास तो 4700 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में हुआ था, जो सिंधु और इसके सहायक नदी के बीच हुआ। क्लियर? तो क्या गंगा नदी उससे पहले था गंगा नदी के आसपास का नगर? जी नहीं, 5000 वर्ष नहीं, यहाँ 2500 वर्ष पूर्व गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे नगर बसा था। तो दूसरा कथन जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, पहला कथन जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अब एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा। कथन एक के बारे में, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदी के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता जो थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो कथन एक तो सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था, न कि 5000 वर्ष पूर्व। क्लियर? यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी, गंगा नदी के किनारे नगर बसने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 35 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान का हस्तलेखन किनके द्वारा किया गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। यानी मिलान आपका होता है 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है वो किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर या किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा निकालने का सूत्र अगर बात किया जाए तो P × N × T बटा समय होता है, यानी शक्ति गुने विद्युत युक्ति यंत्र और गुने समय बटा 1000 होता है। इससे ज्ञात होता है विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा एवं कार्य दोनों का SI मात्रक जूल होता है और 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थात अगर शक्ति आपको निकालना होगा तो चूंकि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य बराबर शक्ति होता है, तो जूल बटा समय भी होगा बराबर वाट होगा। यानी कि वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर यानी HP शक्ति के ही मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BIS द्वारा लॉन्च किया गया मानक IS 18267/2023 का उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना। BIS का पूरा मानक ये उद्देश्य रहा है। ध्यान दीजिएगा, BIS मतलब भारतीय मानक ब्यूरो। इसने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IS 18267/2023 कृषि उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तन विशिष्टता प्रकाशित किया है।
यह मानक देश भर में गुणवत्ता आवश्यकताओं के संबंध में निर्माताओं को व्यापक निर्देश प्रदान करता है। इस मानक में बायोडिग्रेडेबल बर्तनों के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है? तो मलयालम भाषा और संस्कृत भाषा, ये दोनों ही भाषाओं में लक्षद्वीप का नाम जो है वो है 1 लाख द्वीप, मलयालम और संस्कृत भाषा में। अब जरा लक्षद्वीप पर ध्यान दीजिएगा। तो यह भारत के अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल निर्मित द्वीप का उदाहरण है और इसमें कुल 36 द्वीप हैं, परंतु इसमें से मात्र 11 ऐसे द्वीप हैं जिस पर मानव निवास करता है। बात किया जाए इसके क्षेत्रफल की तो लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी कावारती है। यह 8 डिग्री चैनल द्वारा मालद्वीप से अलग हो जाता है। मलयालम जो है वो संस्कृत में, मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी का क्या अर्थ होता है? तो इंडियन पीनल कोड। यह इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था, जिसका हिंदी होता है भारतीय दंड संहिता। एक व्यापक कानून था जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है और उसमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना भी प्रावधान करता है। इसी के तहत धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों को दंड के लिए प्रावधानित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। बिल्कुल सही है। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी किस रूप में जाने जाते थे? धम्म महामात्र के रूप में जाने जाते थे। इसे धम्म महापात्र कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक ने पहले अभिलेख लिखने की कला की शुरुआत की थी, यानी प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था और अभिलेख इन्होंने 3 रूपों में लिखा है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख के रूप में। क्लियर। जिसमें से 5वें शिलालेख में, हालांकि इनके शिलालेखों की कुल संख्या 14 बताई गई है, क्योंकि इसके शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेती फैलथेलर ने की थी और इन्होंने कुल 14 शिलालेख की खोज की थी। लेकिन इन शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहले सफलता जो है वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला था। ध्यान रखिएगा, इन 14 शिलालेखों में 5वें शिलालेख में अशोक ने धम्म महामात्रों के नियुक्ति के विषय में जानकारी दी है, जबकि स्त्री महामात्रों के नियुक्ति के विषय में जानकारी 12वें शिलालेख में दिया गया है। धम्म के व्याख्या की अगर बात किया जाए, यानी धम्म के परिभाषा की बात किया जाए, तो सम्राट अशोक ने 11वें शिलालेख में धम्म को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के रियल व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, दर्पण है उत्तल, क्योंकि रियर व्यू के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिया हुआ क्या क्या चीज है? तो आपको जो दिया हुआ है वो u का मान दिया हुआ है और f का मान दिया हुआ है, फोकस दूरी का मान दिया हुआ है और वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी यानी u बराबर आपको दिया हुआ है, u बराबर उत्तल दर्पण दिया हुआ है तो माइनस में होता है। कितना दिया हुआ है? वस्तु दूरी 3 मीटर दिया हुआ है और फोकस दूरी यानी f बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। f पॉजिटिव में ही होता है तो f बराबर 2 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको निकालना कितना है? प्रतिबिंब की दूरी पूछता है, प्रतिबिंब दूरी अर्थात भी आपसे पूछता है, नहीं दिया हुआ है। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है? दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर। अब इसी दर्पण सूत्र पर निकाल देंगे तो 1/v का मान तो हमें निकालना है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/f माइनस 1/u, क्योंकि इधर वाला u इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 1/f का मान दिया हुआ कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर दिया हुआ है, माइनस 1/u का मान -3 दिया हुआ है। क्लियर। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/3 1/v बराबर। अब 1/v बराबर क्या हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर 5/6, अर्थात 1/v बराबर 5/6 तो v बराबर 6/5 हो जाएगा। अर्थात इसको जब हम काटेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगा।
यानी भी का मान आ गया 1/2 मीटर पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में भी का मान पॉजिटिव रहने का मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडे कोर का संबंध किससे है? फेडे कोर, इसका संबंध पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित है फेडे कोर। अब यह फेडे कोर क्या है? तो फेडे कोर जो है वो बोलीविया में एक संगठन था जो सर्वमान्य हितों की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। फेडे कोर का पूरा रूप होता है फेडरेशन डिपार्टमेंटल कोचबम्बिना डी रीजेंट्स, जिसका अर्थ होता है कोचबम्बा फेडरेशन ऑफ इरिगेटर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बोलीविया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, श्रमिकों और समुदाय के लोगों का एक संगठन था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वमान्य हितों की रक्षा करना। क्लियर? यह जो आंदोलन शुरू हुआ बोलीविया में कोचबम्बा शहर में, वो 1999 दिसंबर 1999 में शुरू हुआ और अप्रैल 2000 ईस्वी तक चलाया गया था। यह फेडे कोर के द्वारा एक आंदोलन क्यों चलाया गया भाई? तो क्योंकि वहां की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सोसाइडेड डे इन्वेस्टमेंटो ई गेस्टाओ यानी सेमापा को दे दिया था। अतः यह संगठन सरकार से देश में जल संसाधनों के निजीकरण को समाप्त करने की मांग कर रहा था। क्लियर है? इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन से दो आंदोलन का नाम ध्यान रखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसके नेतृत्वकर्ता मेधा पाटिकर थे, और दूसरा है ग्रीन बेल्ट आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता बंगारी मथाई थे। इन दोनों आंदोलन का संबंध पर्यावरण आंदोलन से है। जबकि बामसेफ की बात किया जाए तो संगठन, इस बामसेफ एक संगठन है जो सरकारी कर्मचारियों का मुख्य रूप से एक संगठन है और इसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मार्ग के संबंध में दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है आपका? केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है? गलत बात है। नदियों का प्रयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए कैसे होगा? दूसरा है अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन जो है वो आपको बिल्कुल ही सही है जलमार्ग के बारे में। अब जरा डिटेल में देखिएगा कथन एक के बारे में। जल मार्ग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा समुद्रिक जलमार्ग। नौ वहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग यानी आपस में अंतर्देशीय मतलब आपस में ही देशों के बीच जलमार्ग अगर स्थापित करना है तो उसके लिए अंतर्देशीय जलमार्ग होता है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स एवं अफ्रीका में नील नदी, ये जो है अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोवाइड करता है। क्लियर? कथन एक जो होगा वो आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है? अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले साधनों को ढोने के लिए जलमार्ग का सबसे सस्ता साधन होता है। कथन दो बिल्कुल सत्य है। अब समुद्री एवं महासागरीय जलमार्ग का उपयोग जो होता है वो सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मार्ग पतन से जुड़े हुए होते हैं यानी बंदरगाह से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? शैव धर्म का प्रारंभ जो है वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले शैव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। शिव से संबद्ध धर्म को शैव कहा गया, जिसमें शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना किए जाने का विधान किया गया है। सैंधव सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है, जिसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख है। सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी खोज हुई थी, अतः सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। यह भारत की सबसे प्राचीन धर्म है। क्लियर? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है, जबकि अथर्ववेद में शिव का नाम भव, शर्व, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन की बात किया जाए तो मत्स्य पुराण में मिलता है, जबकि महाभारत ग्रंथ के अनुसार महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक की बात किया जाए तो तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती को बताया गया है, जबकि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत के रूप में बताया गया है। क्लियर? तो शैव धर्म का प्रारंभिक काल जो है वो हड़प्पा काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को हटाने या डिलीट करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? खूब अच्छा क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिमूव का इस्तेमाल कर दिया जाता है। क्लियर?
रिमूव का इस्तेमाल किया जाता है अंडर ब्रैकेट, रिमूव प्लस अंडर ब्रैकेट। पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट रिमूव अंडर ब्रैकेट फलन का उपयोग फाइल पथ को हटाने या डिलीट करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करके निर्देशिका या डायरेक्टरी को हटाया या डिलीट नहीं किया जा सकता है। यदि आपूर्ति किया गया पथ एक निर्देशिका यानी डायरेक्टरी है तो प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम एरर दे देगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए तो गरीबी उन्मूलन इंदिरा गांधी के सरकार में, ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 ईस्वी में और फिर 1986 ईस्वी में संशोधित किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 ईस्वी के कार्यान्वयन में गुजरात देश में अग्रणी राज्य में से एक रहा था। भारत सरकार वर्तमान समय में 1 अप्रैल 2007 से संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 को लागू कर रही है, 2007 से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग इसमें से नहीं है? क्लियर, कथन के रूप में है और आपको ग्रुप में आंसर चुनना है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कौन नहीं है? कथन 1 में है पेयजल की कीटाणु मुक्त बनाना, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में। ध्यान रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है कौन? सोडा एसिड अग्निशामक में। तीसरा है कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में। और चौथा है केक बेकिंग यानी सेकने हेतु, किसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है? तो सेकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या केक बेकिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक रासायनिक पदार्थ है जिसका फॉर्मूला CaOCl होता है या CaOCl2 होता है, जिसे हिंदी में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। इसे विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग की बात करें तो कीटनाशक में किया जाता है, जल को संक्रमित रहित बनाने में, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, रासायनिक उद्योगों उपचायक के रूप में तथा क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसेन क्लेवर विधि द्वारा बुझे हुए चूने से क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस विधि के द्वारा? हेसेन क्लेवर विधि के द्वारा किया जाता है। बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस को गुजारकर तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, केक बेकिंग यानी सेकने हेतु सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है केक बेकिंग में। क्लियर। बेकिंग पाउडर जिसे कहा जाता है, खाने वाला सोडा जिसे कहा जाता है, तो केक बेकिंग में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है तथा यह गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है तथा खाद्य पदार्थ को स्पंजी बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया पहल का नाम क्या है? इंडसएक्स। इंडसएक्स भारत और अमेरिका के द्वारा रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा, भारत संयुक्त राज्य रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र इंडसएक्स को आधिकारिक तौर पर 21 जून को वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना, क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में है लेमोआ यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। यह 2014 में भारत और यूएसए के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है जिसके तहत अधिकृत बंदरगाह यात्राओं, संयुक्त अभ्यास और मानवीय मिशनों के दौरान दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रसद सहायता, आपूर्ति और सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो कोमकाशा यानी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यह 2018 में यूएसए तथा भारत के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है जिसमें दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सुरक्षित और अंतर संचालनीय संचार प्रणाली की सुविधा प्रोवाइड करता है। क्लियर। सभी के बारे में हमने जानकारी दे दिया, खूब इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति मुख्य रूप से कहां निवास करती है? तो भारत के तराई, नेपाल के तराई क्षेत्रों में, या कहेंगे भारत के तराई क्षेत्रों में, पश्चिमी चंपारण वाला एरिया जो है, थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6 लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थार जनजाति पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे रहा है? बिक्री कर, सेल टैक्स, बिक्री कर संशोधित मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है, जिसको वैट के रूप में जाना जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। इसे 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, उसके पहले 1986 ईस्वी में मोड वैट के रूप में यह भारत में पेश किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, मोड वैट या वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। मोड वैट ने निर्माताओं को वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी, जो कि 1994 ईस्वी तक प्रभावित रहा था। प्रारंभ में कच्चे माल और घटकों तक ही यह सीमित था। बाद में 1994 ईस्वी में पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने के लिए मोड वैट का दायरा बढ़ा दिया गया और अप्रैल 2020 में मोड वैट को सेन वैट यानी सेंट्रल केंद्रीय मूल्य वर्धित कर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्लियर, यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सेन वैट कर दिया गया मोड वैट को अप्रैल 2000 ईस्वी में। जीएसटी ध्यान रखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी एक मूल्य वर्धित कर का ही प्रणाली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल की चर्चा नहीं किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के क में कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। यह कभी भी भंग या विघटन इसका नहीं होता है। हाँ, इसके सदस्यों का सेवानिवृत्ति की आयु जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, अर्थात प्रत्येक 2/3 सदस्य जो होते हैं दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर। तो इसके सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन यह सदन जो राज्यसभा है वह एक अस्थायी सदन है। यह कभी भी विघटन या यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर। राज्यसभा के सदस्य की निवृत्ति का क्रम राज्यसभा आदेश 1952 ईस्वी के द्वारा शासित होता है। यह आदेश राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ईस्वी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम में जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूलैंड ने तत्वों को व्यवस्थित करने हेतु 1863 ईस्वी में अष्टक नियम यानी ऑक्टेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इसमें इन्होंने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिसमें 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। दिए गए उत्तर में अगर देखा जाए तो लिथियम तथा सोडियम के गुण जो है वो समान पाए जाते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे के 8वें तत्व के रूप में होते हैं, अतः इन दोनों तत्वों के गुण समान होते हैं। तो लिथियम और सोडियम ये दोनों तत्व जो होंगे उनके गुण समान होंगे। इन्होंने अपने समय तक की यानी न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो 56 थी। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कुल कितनी थी? तो कुल तत्वों की संख्या 56 थी। इनके आवर्त सारणी का तत्व महत्तम जो है वो कैल्शियम तक इन नियमों का पालन होता है, यानी कैल्शियम तक अष्टक नियम का पालन होता है। इनके द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी का अंतिम तत्व जो है वो थोरियम है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में सवाना वनस्पति पाई जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। यह वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण बिहार में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले आर्द्र पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष जो है वो साल यानी सेरिया रोब्यूस्टा, शीशम, खैर, सेमल, तून आदि है। ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, खासपुर। तो खासपुर जो है वो पटना का कभी नाम नहीं रहा था। अब ध्यान दीजिएगा बारी बारी से। तो पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी भी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम जो रहा है वो पाटलिपुत्रा रहा है, पुष्पपुर रहा है और कुसुमपुर रहा है। खासपुर पटना का नाम कभी नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज द्वारा लिखित जो इंडिका है उसमें पटना नगर को पालिम्ब्रोथा यानी पालिम्बोथरा, जिसको हिंदी में पाटलिपुत्र के नाम से जानकारी दी गई है। किसमें? इंडिका नामक पुस्तक में पालिम्बोथरा के नाम से। क्लियर। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1704 ईस्वी में पटना का नाम अपने पोते मोहम्मद आजीम के अनुरोध पर अजीमाबाद कर दिया था। तो
पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1704 ईस्वी में। किसके अनुशंसा पर? तो मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन, अब ध्यान दीजिएगा, पटना पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया और पटना को विजित किया था, बिहार को जीत लिया था। औरंगजेब इसका नाम, पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। क्लियर? 1704 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेम ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आय सहायता के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के चेहरे को स्कैन करके घर बैठे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात किया जाए, अगर पीएम किसान निधि योजना की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत संयुक्त भूमि या 2 हेक्टेयर तक की स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपए की आय सहायता का भुगतान किया जाएगा इस योजना के तहत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन चार्ट बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो प्लॉट अंडर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? मैटप्लॉटलिब पाइथन में एक लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब पाइथन जो है वो एक लाइब्रेरी है, ध्यान दीजिएगा, वो एक लाइब्रेरी है जिसका उपयोग ग्राफ के रूप में डेटा का कल्पना करने के लिए किया जाता है। रेखा चार्ट एक्स अक्ष और वाई अक्ष डेटा के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व भी यही करता है। एक्स अक्ष को एक एरे के साथ असाइन किया गया है जिसमें मानों की श्रृंखला जो है वो 1 2 3 4 5 शामिल किया गया है, तथा वाई अक्ष को x-5 के साथ असाइन किया गया है। प्लॉट अंडर ब्रैकेट फंक्शन का उपयोग लाइन चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन आपका है सल्फर, पोलोनियम, सेलेनियम या ओस्मियम। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जरा ध्यान दीजिएगा इन चारों में। तो आवर्त, पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे और नीचे से ऊपर आएंगे, तो ऐसे स्थिति में तत्वों के आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होती है। यानी कि आवर्त सारणी में बाएं साइड में जो तत्व मौजूद होंगे उसमें धातु गुण ज्यादा पाए जाएंगे, लेकिन जैसे ही बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु का गुण कमते जाता है और आध्यात्मिक गुण आते जाता है, वृद्धि होते जाती है। क्लियर? दिए गए उत्तर में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 16वें वर्ग, ऑप्शन नंबर डी में ऑक्सीजन है, ऑस्मियम शायद उसको पढ़ गए थे, ओएस होता है ऑस्मियम, तो ऑक्सीजन है, सॉरी। दिए गए उत्तर में जो ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी में है तो 16वें वर्ग में है तथा यह सेकंड आवर्त का तत्व है, अतः ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के बाएं धातुओं को तथा दाएं धातुओं को रखा जाता है, जबकि दाएं में अधातुओं को रखा जाता है, और इन दोनों के बीच धातु यानी धातु और अधातु के बीच जिगजैग लाइन जो होता है, सीढ़ी रेखा जो होता है, उसमें उप धातु को रखा जाता है। उप धातु के रूप में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम को रखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर एक लवणीय झील है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच जो स्थित है वो है मृत सागर। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मृत सागर जो है वो समुद्र से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। क्लियर? अब एगो तो गर्त आपसे पूछता है कि सबसे गहरा गर्त कौन है, तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। क्लियर? 11,034 मीटर गहरा। अब आपसे पूछेगा सबसे निचला बिंदु का सागर कौन सा है, तो मृत सागर है, जो कि 440 मीटर नीचे है समुद्र तल से भी। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, जो कि अरबी झील के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया का दूसरा सर्वाधिक लवणता वाला झील है, जिसकी कुल लवणता 240 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर है। क्लियर? और दुनिया का सबसे ज्यादा लवणता वाला झील तुर्की का वान झील है, तुर्की का वान झील है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कर सोलर प्रोब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पार्कर सोलर प्रोब, इसका संबंध नासा से रहा है। नासा से पार्कर सोलर प्रोब का संबंध रहा है। क्या है ये? तो PSP
यानी पार्कर सोलर प्रोब। यह एक नासा अंतरिक्ष जांच है जिसे 2018 में सूरज के बाहरी कोरोना का अवलोकन करने के मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। यह सूरज के केंद्र में 9.86 सौर त्रिज्या यानी 6.9 मिलियन किलोमीटर या 4.3 मिलियन मील के भीतर पहुंचेगा और 2025 तक निकटतम दृष्टिकोण पर 69,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 4,30,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करेगा। या प्रकाश की गति की बात करें तो 0.064% रहा है। यह मनुष्य द्वारा बनाई गई अब तक का सबसे तेज वस्तु के रूप में जाना गया है पार्कर सोलर प्रोब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा तैयार है, भेजा गया है, अंतरिक्ष मिशन है। यह सोलर ग्रह को यानी सूरज के आंतरिक परत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रंथ का महान टीकाकार इनमें से कौन रहे हैं? तो बुद्ध घोष। दिए गए ऑप्शन में बुद्ध घोष जो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार के रूप में जाने जाते हैं। अश्व घोष की बात किया जाए तो कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। अश्व घोष वसुमित्र, पाशर्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक ये कनिष्क के दरबार के विभूति हुआ करते थे। क्लियर। नागार्जुन की बात करेंगे तो शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है तथा इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन आपको जल चक्र के बारे में दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा तीनों कथन के बारे में। क्लियर। वायु में जल बाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जल जो होता है वो बाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। यह कथन बिल्कुल ही सही गलत है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, गलत बात है। तीसरा है, वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। तीसरा कथन बिल्कुल ही सही है जल चक्र के बारे में। अब जरा समझिएगा जल चक्र के बारे में और कथन के बारे में। कथन एक कहता है, वायु में जल बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा प्रवेश करता है, न कि संघनन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर और कथन एक में दिया हुआ था वायु में जल बाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों का द्वारा प्रवेश करता है, तो संघनन इसमें होता ही नहीं है। बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा वायु में जल प्रवेश करता है, न कि संघनन के द्वारा। अतः कथन एक गलत हो गया था। दूसरा कथन, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न कि बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया था। तीसरा कथन सही कैसे हुआ? तो वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है जिसे बादल बनते हैं। यह जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर आते हैं। जल चक्र के अंतिम चरण में जल नदियों व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है तथा इस प्रकार जल चक्र पूरा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किस पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? क्लियर। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो एसिड का। ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो एसिड का वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा, नेफ्रॉन के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से यही तीनों ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो एसिड का पुनः चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। क्लियर। जरा प्रोसेस समझिएगा। मानव में वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन में नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से ग्लूकोज, जल, लवण तथा एमिनो एसिड जैसे पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। क्लियर है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्लियर। 1,80,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं वृक्क में। वृक्क के माध्यम से रक्त से यूरिया का छानना संभव होता है तथा यूरिन छानने के बाद यह पुनः सूक्ष्म छनन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका होता है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद पुनः अवशोषण की क्रिया के बाद यूरिन यूरिनरी ब्लडर में जाकर संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसे यूरेथ्रा तथा पेनिस के माध्यम से उत्सर्जित कर दिया जाता है। वृक्क परासरण क्रिया द्वारा रक्त में जल की निश्चित मात्रा को बनाए हुए रखती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वृक्क कौन सी क्रिया के द्वारा रक्त में जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है? तो परासरण ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरा है। अब ये क्लाउड सीडिंग क्या है इसको समझिएगा। इसमें वर्षा के संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न रासायनिक एजेंटों जैसे सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, सामान्य नमक और अन्य तत्वों का उपयोग को शामिल किया जाता है, जिसे ही क्लाउडिंग सीडिंग कहा जाता है। यह आईआईटी कानपुर ने
क्लाउडिंग सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इसका नेतृत्व कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1906 ईस्वी में भारत का पहला उर्वरक कारखाना की स्थापना किया गया था। कहां? तो तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर 1906 ईस्वी में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की बात किया जाए तो 1951 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत में अमोनियम आधारित उर्वरक का कारखाना 1944 ईस्वी में बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स नाम से स्थापित किया गया था, जबकि अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई नामक स्थान पर 1947 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी है, क्योंकि इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से 80% चीजों को डायरेक्ट हूबहू हमारे भारतीय संविधान में ले लिया गया है। इसी कारण से तो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में कुल 321 अनुच्छेद थे और सभी के सभी भारतीय संविधान में लिए गए। अतः यही कारण है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है, जरा ध्यान दीजिएगा, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना से सामाजिक आर्थिक वृद्धि करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब जरा 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे कब से कब लागू था, तो 2007 से 2012 के बीच यह लागू था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर को 1.3% दर्ज की गई थी, जो कि सभी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा थी। अतः सबसे सफल पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक वृद्धि करना था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, पंचवर्षीय योजना को याद करने का ट्रिक, तो हम कहते हैं बार बार 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में, सभी पंचवर्षीय योजना याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान मानी जाती है? साबुन पर पाइसीकरण की क्रिया के समान मानी जाती है, वो कौन सी है? तो पीत लवकों द्वारा बड़ी बसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना ही कहलाता है पाइसीकरण, क्योंकि इमल्सिफिकेशन, बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, बड़े बड़े बसाओं का छोटे छोटे बसाओं में टूट जाना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो पीत लवणों द्वारा बड़ी बसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, ये गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होता है। साबुन भी तो वही काम करता है, गंदगी को क्या करता है, बड़े बड़े जो गंदगी होते हैं गट्ठर के रूप में कपड़ा में जमा होते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ देते हैं और कपड़ा से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो यह भी ठीक गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की तरह हुआ। तो उसी प्रकार से पीत लवणों द्वारा बड़े बसाओं को, पीत के द्वारा बड़े बसाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में तोड़ दिया जाता है, इसे ही पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, पीत रस जो होता है वो क्षारीय होता है प्रकृति का, और यह यकृत से स्रावित होता है, और भोजन की अम्लीय अवस्था को क्षारीय अवस्था में परिवर्तित कर देने का यह काम करता है। और यही पीत रस का सेक्रीशन अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तो ऐसे स्थिति में हमारा जो भोजन अम्लीय होता है वो क्षारीय नहीं बन पाता है, जिसके कारण से पेट में अम्ल हो जाता है और गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को जारी करने वाला संगठन जो है वो विश्व आर्थिक मंच होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। भविष्य की नौकरियों एवं कौशल का खाका तैयार करता है तथा परिवर्तन की गति पर नजर रखता है। विश्व आर्थिक मंच की बात करें यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी और बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए पैरवी करने वाला एक संगठन है, जो कोलोनी जेनेवा के कैंटन स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी WEF जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, कैंटन में। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 ईस्वी को जर्मन इंजीनियर क्लास श्वाब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था, जिससे
21 वर्ष से घटाकर मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा, मतदान करने का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत प्रदान किया गया है प्रत्येक नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट इंजन के बनाने के लिए किस कंपनी ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? खूब अच्छा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के द्वारा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट इंजन को निर्माण करेगी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका एरोस्पेस प्रमुख है, यह अमेरिका का एरोस्पेस एजेंसी है। यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान MK2 को शक्ति देने के लिए GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के F414 इंजन का देश में सह उत्पादन किया जाएगा, यानी दोनों को सम्मिलित रूप से उत्पादन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से की गई थी तथा बाद में भारतीय वायुसेना के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका आदर्श वाहक नभः अस्पृश्यम दीप्तम है। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापिकी इंजन का अनुप्रयोग कहां किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में ही निम्न तापिकी का प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन जिसे कहा जाता है। तो क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ हिम शीत यानी आइस कोल्ड यानी बर्फ की तरह शीत या निम्न तापी होता है। अब देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप को क्रायोजेनिक ताप के रूप में जाना जाता है और -150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरे प्रणोदकों को सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला इंजन क्रायोजेनिक्स इंजन कहलाता है। इसका प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन कारखाना की स्थापना कब की गई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड। 1966 ईस्वी में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी रूस और रोमानिया के मदद से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसे वर्तमान समय में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन रबी की फसल इसमें नहीं है? ऑप्शन 4 आपको जौ, अलसी, सरसों और सोरगम। खूब इंपॉर्टेंट है, अब समझ छाटने में आपको दिक्कत होगा। अलसी, अलसी का मतलब होता है तीसी और सोरगम का मतलब होता है ज्वार। क्लियर, तो अब आसानी से छट जाएगा। रबी की फसल कौन नहीं है? तो ज्वार। रबी की फसल नहीं है ज्वार। आप ध्यान रखेंगे खरीफ की फसल, तो सब याद रहेगा। ज्वार खरीफ की फसल अगर ध्यान आपको है तो रबी की फसल अपने आप छट जाएगा। 14 खरीफ की फसल आपको याद रख लेना है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का 4 इधर हो गया और 3 दलहन का नाम रख लेंगे, उड़द, अरहर और मूंग। उड़द, अरहर एवं मूंग। इसके बाद तिलहन का नाम 3 याद रखेंगे, सूरजमुखी, सोयाबीन और मूंगफली। यही तीनों तिलहन का याद रखेंगे। उसके बाद जूट एवं कपास तथा तंबाकू एवं गन्ना, इन सभी को खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत में उत्पादन के आधार पर फसलों को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा गया है। रबी फसल, खरीफ फसल एवं जायद फसल, जिसे गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। रबी फसल की बात करें तो सामान्यतः यह अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर एवं सरसों को शामिल किया जाता है। क्लियर, तो सोरगम इसमें छट जाएगा, यानी ज्वार इसमें छट जाएगा। अब खरीफ फसल की बात करें तो इसे जून जुलाई में बोया जाता है एवं अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है। और इसके उदाहरण के लिए चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, जूट, कपास, तंबाकू एवं गन्ना को रखा जाता है। जायद या गर्मा फसल में ध्यान दिया जाए तो मई जून में यह बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। यानी रबी फसल और खरीफ फसल के बीच जो समय होता है उसके बीच में यह फसल बोई जाती है, जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट इत्यादि, मड़ुआ इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, विरुद्ध का मतलब उपाधि, तो कौन सा उपाधि यानी विरुद्ध को धारण नहीं किया था? ऑप्शन में परमेश्वर, धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। तो धर्म प्रवर्तक की उपाधि गुप्त शासकों के द्वारा धारण नहीं किया गया था। क्लियर। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में किया गया था, परंतु इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे।
गुप्त साम्राज्य राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसके शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे तथा महाराजा धीराज, परम भट्टारक, एकराट तथा परमेश्वर जैसी उपाधि को धारण करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है वो एक संग्रहालय है जो नालंदा विश्वविद्यालय के विभिन्न सामग्रियों को संजोए हुए है। नव नालंदा विहार बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी के निकट बड़गांव में स्थित एक संग्रहालय है जिसमें नालंदा महाविहार से संबंधित अवशेष को संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल BEL इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से बनाता है। क्या बनाता है भाई? तो GAAS सौर सेल बनाता है। क्लियर। अब इसको समझिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से GAAS सौर सेल बनाता है। GAAS का मतलब गैलियम आर्सेनाइड होता है, यानी गैलियम आर्सेनाइड सौर सेल का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहायता से बनाता है। क्लियर। इसके माध्यम से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को आवश्यक ऊर्जा मिलेगी। क्लियर। यानी गैलियम आर्सेनिक जो बनाया जा रहा है उसकी सहायता से अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उसको आवश्यक ऊर्जा मिलती है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। 1954 ईस्वी में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु भारत सरकार के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 का विषय क्या रहा है? चलो चले 2000 लेट्स गो, चलो चले 2023 का थीम रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का। ध्यान दीजिएगा, हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में पेरिस में पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा किया गया था। जनवरी 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के सेंट मोरित्ज में 42वें IOC इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की स्थापना करके ओलंपिक आंदोलन के जन्म को मनाने का निर्णय लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 का विषय लेट्स मूव यानी चलो चले रहा है। ओलंपिक खेल का पहला आयोजन एथेंस में 1896 ईस्वी में किया गया था। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत पैरन पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का थीम की बात करें तो एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए यही इसका थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला इसमें से कौन बन गया है? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला जिला जो बन गया है वो बिहार का पूर्णिया जिला बन गया है। बिहार का पूर्णिया जिला देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहां की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोला गया है। देश का पहला जिला अपना बिहार का पूर्णिया जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 2002 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एक बात का ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं की गई थी। क्लियर है, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा स्वर्ण श्री समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्य को पहली बार जोड़ा गया था। क्लियर। लेकिन वर्तमान समय में तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है और 11वें मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में देखा जाए तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है 11वें मूल कर्तव्य को, जो प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो है उसके माता पिता या अभिभावक का यह मूल कर्तव्य होगा कि उसे प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करवाए। क्लियर। यही 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 2002 में जोड़ा गया 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, यही होता है राजकोषीय घाटा। सरकार का कुल व्यय यानी पूंजी और राजस्व माइनस सरकार का कुल आय, राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्ति, ये सभी को जोड़ दिया जाए यानी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति जो होता है वही राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्लियर।
यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्लियर है? तो ये फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, पूरा का पूरा रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तो अपने समय पर आएगा भी और जाएगा भी। रिजल्ट आपके पीछे आप न रहिए, इसके लिए आप अपना तैयारी बनाए हुए रखिए, डेली रिवीजन कीजिए और जितना हो सके तो कंटेंट को पढ़ने का कोशिश कीजिए और तैयार रहिए। धन्यवाद।